Friends, most welcome to my channel Advocate Bharat Shivnani, and today's topic we will be covering what exactly is graduates constituency. 26 जून को हमारे उल्लासनगर 3 नंबर में न्यूरा हाई स्कूल में वो वोटिंग होने वाली है ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी की, और जिसमें सब सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स जाके वोट कर सकते हैं। बुधवार 26 जैन मॉर्निंग 7 टू लेके इवनिंग 6 PM तक वोटिंग चालू होगी। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है और उसके बेसिक फीचर्स नॉलेज क्या होता है, एक स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, वील स्टार्ट व्हाट इज़ इंडियन इलेक्शन। एक डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होता है, बाइनल इलेक्शन होता है, बाई कैमरल होता है। मैं सब आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। सो विल स्टार्ट विथ द 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी 3 टायर में बटा हुआ है। फर्स्ट जो है पार्लियामेंट है, सेकंड स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड लोकल बॉडी। अब जो पहले की बात करूँ, जो पार्लियामेंट, उसके 2 हाउसेस होते हैं, लोअर अपर। सेम स्टेट में लोअर अपर और म्यूनसिपल में एक ही बॉडी होती है। सो लोअर हाउसेस हमने अभी रिसेंटली इलेक्शन देखे पार्लियामेंट में कि 543 सीट्स की इलेक्शंस हुई और एक पर्टिकुलर पार्टी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लेके इवेंचुअली कोalition गवर्नमेंट बना के आज उनका प्राइम मिनिस्टर है। और अपर हाउस के बारे में मैं हाल फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं सीधा आता हूँ स्टेट लेजिस्लेचर पे। स्टेट लेजिस्लेचर में वी ऑल अंडरस्टैंड कि जो लोअर हाउस है वो MLA होते हैं, जिनके मेंबर्स को हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और अपर हाउस जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के भाग से वो लोग चुन के आते हैं, जिनके लोगों को मेंबर्स को हम MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लोकल बॉडी के बारे में आपको पता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इनको कॉरपोरेटर बोलते हैं मेंबर को, और ग्राम पंचायत को पंच बोलते हैं। तो ये 3 टायर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम आज समझेंगे कि MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अपर हाउस ऑफ अ स्टेट है, जिस स्टेट में 2 हाउस होते हैं अपर और लोअर, उसको बाई कैमरल स्टेट कहते हैं। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया हुआ था कि व्हाट इज़ बाई कैमरल स्टेट। ये देख लीजिए आप, बाई कैमरल स्टेट। और बाइनल इलेक्शंस को कहते हैं, जो बेसिकली हर 2 साल में रिपीट होता है। तो अपर हाउस इलेक्शंस एक बाई कैमरल स्टेट में ही होता है, जिसमें अपर हाउस होता है, और बाइनियल इलेक्शंस मतलब एवरी 2 ईयर्स जहाँ पे इलेक्शंस हो। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि बाई कैमरल हाउस का डिवीज़न कैसे होता है। महाराष्ट्र स्टेट में अगर मैं लोअर हाउस में बात करूँ MLA के, तो वहाँ पे 288 सीट्स होती हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। आप डायरेक्टली जाके वोट करते हैं, सिंगल वोट सिस्टम होता है। बट अगर मैं अपर हाउस की बात करूँ, अपर हाउस महाराष्ट्र का विधान परिषद में 78 सीट्स होते हैं। अब 78 जो सीट्स है ना, आप देखेंगे जो येलो है ना, ये जो है डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से होता है, और जो वाइट हैं वो आप देखेंगे वो बेसिकली थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जिनको हम चुनते हैं MLA, वो जाके MLCs चुनते हैं। 30 सीट्स वो ऑक्यूपाई होती हैं। हमारी महानगर पालिका, फॉर एग्जांपल उल्लासनगर कॉरपोरेशन, वो अपने एक नुमाइंदे को भेजती है। ऐसे 22 महानगर पालिकाएँ अपने नुमाइंदे को भेजेंगी ऊपर। और जो येलो को छोड़ दूँ तो वहाँ पे जो बाहर 12 नॉमिनेशंस हैं, जो गवर्नर अपने नॉमिनेशन करते हैं अपने अपने स्पेशल कैटेगरी को। बट अगर मैं येलो को आता हूँ, येलो पे, सो दिस इज़ द डायरेक्ट इलेक्शन। अब ये राज्यसभा में नहीं होता है जो पार्लियामेंट है, बट ये हमारे महाराष्ट्र में ही होता है, जो जहाँ पे बाइकैमरल स्टेट है, जहाँ पे अपर हाउस है। तो अपर हाउस में 7 सीट्स दी गई हैं। मैं वो भी समझाता हूँ 7 सीट्स क्यों दी गई हैं। और 7 सीट टीचर्स के लिए दी गई थी, और 7 सीट्स ग्रेजुएट्स के लिए दी गई हैं। अब मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि बाइनियल इलेक्शन जो होते हैं ना, वो एवरी 2 ईयर्स होते हैं। इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि एवरी 1/3 ऑफ मेंबर्स MLCs जो हैं वो एवरी 2 ईयर रिटायर होते रहते हैं, और हर 2 साल में ये इलेक्शंस होती हैं। इस साल जो इलेक्शंस हो रही है कोकन कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है। कोकन कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है वो भी आपको मैं 2 मिनट में आइडिया देता हूँ। अब हाल फिलहाल आप ये समझ गए कि MLC क्या होता है। MLC होता है अपर हाउस की जो मेंबर्स होते हैं वो MLC फॉर्म करते हैं। विधान परिषद एक परमानेंट बॉडी है। मैं ये बता दूं, अगर लोअर हाउस, अगर इलेक्शंस 5 ईयर्स की होती हैं, 5 ईयर्स के बाद री इलेक्शन होता है, तो उन दोनों के पीरियड के बीच में कोई भी मेंबर नहीं होता है। बट उस केस में जो अपर हाउस होता है वो हमेशा परमानेंट बॉडी होती है, और परमानेंट बॉडी हमेशा एक लीगल वैल्यू होता है। अगर लोअर हाउस नहीं होता तो परमानेंट जो अपर हाउस है वो डिसीजंस ले सकता है इन द एब्सेंस ऑफ द लोअर हाउस। और जो ये बताया मैंने आपको, अपर हाउस की जो सीट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विधान परिषद के लिए हैं, राज्यसभा के लिए नहीं होता है ऐसी कोई ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी। और जो रोल होता है ना ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनका रोल ये है
कि बेसिकली अपने क्षेत्र में टीचर्स अपने क्षेत्र में जो विनर होगा वो टीचरों के क्षेत्र के उनके प्रॉब्लम समझेंगे, उनसे सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। सेम ग्रेजुएट्स भी अपने एजुकेशन सेक्टर को लेके महाराष्ट्र विधान परिषद में जाके आवाज़ उठा सकते हैं, उनका अच्छा काम कर सकते हैं। और एमएलए और एमएलसीज को सेम पावर्स, ऑलमोस्ट सेम पावर्स होते हैं, बट इवेंचुअली एमएलए जो होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, बल्कि एमएलसी जो होते हैं वो गवर्नमेंट को हमेशा सजेस्टिव मोड में होते हैं, बट पावर्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम होते हैं। क्या होता है, अब मैं ये थोड़ा आइडिया दे दूं कि ये महाराष्ट्र का एक मैप है जहां महाराष्ट्र को एक 6 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है फॉर अ परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कंट्रोल की मैं भाषा से बात करूं तो महाराष्ट्र को 6 डिवीजन से बांटा गया है। इसके लिए क्योंकि प्रॉपर अच्छी तरह गवर्नमेंट का कंट्रोल हो पाए, फर्स्ट रीज़न। सेकंड, जो ग्रेजुएट्स और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वो इन सब डिविजन्स में ही इनका एक मेंबर आता है जो विधान परिषद में जाके उनका आवाज़ उठाता है। तो आप एक इतना समझ सकते हैं कि इतने सब डिवीजन, जो ये कोंकण डिवीजन, पुणे डिवीजन, नागपुर डिवीजन, नासिक डिवीजन, औरंगाबाद डिवीजन और अमरावती रीजन, इन सब रीजन्स में से एक एक ग्रेजुएट, एक एक टीचर जाके अपने क्षेत्र का आवाज़ उठाएंगे और अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स को वहाँ कर सकते हैं। अब जो हमारे इलेक्शंस होने वाली है वो है कोंकण डिवीजन में। अब कोंकण डिवीजन क्या होता है, महाराष्ट्र स्टेट 6 क्षेत्रों में डिवाइडेड है, बट कोंकण डिवीजन में क्या आता है, कोंकण डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, थाना आता है, देन रायगढ़, देन रत्नागिरी, देन सिंधुदुर्ग। इन सब चारों के ग्रेजुएट्स जाके वोट करेंगे और जो भी उनके पसंदीदा कैंडिडेट होगा उनको चुनाएंगे और एमएलसी में भेजेंगे। अब कोंकण डिवीजन ये है, 4 मैंने बता दिया, थाना, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। अब थाना के सब डिविजन्स कौन से हैं वो बता देता हूँ थोड़ा आपके नॉलेज के हिसाब से कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे तरीके से काम करता है। अब थाना डिविजन्स में थाना सब डिवीजन आएगा, थाना डिस्ट्रिक्ट में थाना सब डिवीजन आता है, देन कल्याण सब डिवीजन, उल्लासनगर सब डिवीजन। अगर आपको आइडिया हो कि हमारा एसडीओ उल्लासनगर सब डिविजनल ऑफिसर जो 4 नंबर में है वो उल्लासनगर सब डिवीजन कहलाई जाती है, देन मुरबाड सब डिवीजन, देन पालगढ़ सब डिवीजन। ये हमारे थाना के सब डिविजन्स हैं। अब थोड़ा आपके नॉलेज के लिए बता दो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे काम करता है। जैसे एसडीओ है उल्लासनगर सब डिवीजन का, उसके ऊपर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, और उसके ऊपर है डिविजनल कमिश्नर जो पूरे कोंकण क्षेत्र का डिविजनल कमिश्नर है। इस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिवाइड किया जाता है और अच्छे तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाता है। बता दूं कि ये जो एमएलसी सिस्टम होता है ना वो कैसे होता है, उनका प्रेफरेंस वोटिंग होता है कि नॉर्मल वोटिंग होता है? नहीं, ये डायरेक्ट इलेक्शंस के विपरीत होता है। डायरेक्ट इलेक्शंस डिफरेंट होते हैं, हमको सिंगल वोट अलाउड है, बट यहाँ पे यू कैन हैव अ प्रेफरेंस वोटिंग। आप देखेंगे से फॉर एग्जाम्पल इस सामने क्षेत्र में कैंडिडेट बी को किसी एक वोटर ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है और कैंडिडेट डी को सेकंड प्रेफरेंस दिया है, कैंडिडेट ए को थर्ड प्रेफरेंस दिया। सो यू कैन चूज हैव मेनी प्रेफरेंस, फॉर एग्जांपल 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट प्रेफरेबली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपका पसंदीदा कैंडिडेट हो, फॉर एग्जांपल इस केस में बी है तो आप उसको 1 करके छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मेरा दूसरा कैंडिडेट भी अच्छा है तो दूसरे कैंडिडेट को आप सामने 2 लिख के आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं और पेपर बैलेट में फोल्ड करके रख सकते हैं। अब मैं कैंडिडेट कंपैरिजन की बात करूं, कैंडिडेट कंपैरिजन बताऊं, 2 कैंडिडेट मुख्य तौर पे सामने आए हैं। एक हैं ये रमेश श्रीधर कीर नाम से, और दूसरे जो कैंडिडेट हैं जो दावखेड़े निरंजन वसंत उनका नाम है। जस्ट एक कंपैरिजन करता हूं, ये कंपैरिजन मीडिया में और नेट पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। उनका प्रोफेशन मैं आपको बताता हूँ। ये रमेश जो कीर हैं वो कंपनी के चेयरमैन हैं और इनकी जो बैकिंग है, इनकी महाविकास अघाड़ी जो मैं आपको और बता दूं एक आइडिया कि ये इलेक्शंस पार्टी के सिंबल पे नहीं होती हैं बेसिकली, बट आपके कैंडिडेट के फेस पे आपको उनको चुनना पड़ेगा, उनके नाम पे आगे 1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं रमेश कीर को वोट कर रहा हूँ तो मैं रमेश कीर के नाम पे यहाँ पे 1 लिख दूंगा और उनको वोट करूँगा, आप पार्टी का सिंबल कहीं पे भी नहीं देखेंगे। सो मैं बैक टू दिस, रमेश कीर की जो कंपनी, मैं उनको प्रोफेशन कंपनी चेयरमैन है और उनकी बैकिंग बता दिया मैंने आपको। महाविकास अघाड़ी की जो कांग्रेस पार्टी है, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की, देन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी टी मोमी कालानी उल्लासनगर में जो बहुत सक्रिय हैं। तो इन सब लोगों का, इन सब पार्टीज़ का इनको बैकिंग है। ये क्या ये सिटिंग मेंबर हैं? नो, ये सिटिंग कैंडिडेट नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्रेश हैं। इनका वर्किंग रिकॉर्ड, जबकि ये कैंडिडेट ही नहीं है तो इनका वर्किंग रिकॉर्ड है ही नहीं।
अब इनकी ITR बता दूं, 5.77 लैक्स इन्होंने 2013-14 में इनकम दिखाई है। इनके एसेट्स हैं मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट 3.74, 8.4 करोड़। और जबकि मैं निरंजन दावखेड़े की बात करूं जो कैंडिडेट हैं, तो उनके प्रोफेशन दिखा है सैलरीड और उनकी ITR इनकम दिखाई है 40 लैक्स 16-17 में, दैट इज़। और एसेट्स दिखाए हैं 11 करोड़ और मूवेबल इमूवेबल मतलब प्रॉपर्टीज़ जो लैंड्स होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ इमूवेबल वहाँ पे 24 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई है। वर्किंग रिकॉर्ड अगर मैं कहूँ, वर्किंग रिकॉर्ड जो अभी रिसेंटली नीट स्कैम हुआ था, क्या इनका काम है वो हमें पता नहीं है, मीडिया में भी अवेलेबल नहीं है। ये सिटिंग कैंडिडेट थे लास्ट 12 ईयर से और इनकी जो बैकिंग है ऑफकोर्स बीजेपी एंड अलाइज है, महायुति है। सो ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर मैं इनकम कहूँ तो रमेश कीर की 5.77 लैक्स पर ईयर है और इनकी 40 लैक्स है। तो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि किसकी ज़्यादा इनकम है, किसके एसेट्स कैसे हैं। रमेश जी के 3.74 टोटल मिला के 12 करोड़ हैं इनके एसेट्स और इनके मिला के ऑलमोस्ट 35 करोड़ हैं इनके एसेट्स हैं वसंत दावखेड़े जी के। सो ये एक कंपैरिजन आप कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू अ वोट। और क्वेश्चंस बिफोर वोटिंग, आप क्या क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे? मेरे ग्रेजुएट्स को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट है उसने पास्ट 12 ईयर्स में अगर सिटिंग कैंडिडेट है तो अपने फील्ड ऑफ एजुकेशन में क्या काम किया है, या तो जो नीट रिसेंटली जो मेडिकल स्टूडेंट्स का इतना बड़ा स्कैम हुआ था उसमें इन्होंने क्या रोल प्ले किया है, वो आपको सवाल पूछना है। और जो आपके पास आते हैं कि साहब आप हमारे इस कैंडिडेट को वोट करो, क्या वो जो रिक्वेस्टिंग करने आते हैं क्या वो ग्रेजुएट खुद हैं, आप वो देखिए पहले। अगर वो ग्रेजुएट हैं तो ही उनका सुनिए, अगर वो ग्रेजुएट नहीं है तो आप अपना माइंड यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली मैं कहूँ ग्रेजुएट हिमसेल्फ जो भी वोट करेगा ना, अपनी कंसाइन से उनको पूछना चाहिए कि 12 साल पुराने कैंडिडेट को वोट देना है कि नए कैंडिडेट को वोट देना है कि नए किसी कैंडिडेट को चांस देना है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।